नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे कि क्यों मल्टी स्टेज कंप्रेसर का इफ़िशियंसी ज़्यादा होता है। देखिए, कंप्रेसर से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हैं और एक वीडियो में हम जब कंप्रेसर का वर्किंग प्रिंसिपल बता रहे थे, वहाँ पे हमने बताया था कि कंप्रेसर में किसी भी स्टेज में हम बहुत हाई कंप्रेशन रेशियो नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से एक कंप्रेसर के जो पार्ट्स हैं उसका एक मेटलर्जिकल लिमिट भी होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे हर एक पार्ट सह नहीं सकता है। तो उस वजह से भी आप कोई भी कंप्रेसर को एक ही स्टेज पे बहुत हाई प्रेशर तक नहीं ले जा सकते। बट एट द सेम टाइम वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि अगर हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करते हैं तो कंप्रेसर की इफिशियंसी बढ़ जाती है। और हमने कहा था कि जब हम कंप्रेसर का थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इस बात को क्लियर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही करते हैं, कंप्रेसर का थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर का इफिशियंसी क्यों ज़्यादा होता है, और इसको डिस्कस करने के दौरान हम बहुत सारे थर्मोडायनामिक्स के बेसिक कंसेप्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो थर्मोडायनामिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कंप्रेसर का ना, कंप्रेसर में से कितना वर्क करने पे गैस का कंप्रेशन होगा, वो उसको हमको अगर फार्मूला निकालना है और कैलकुलेट करना है तो मुझे एनर्जी बैलेंस करनी पड़ेगी। तो हम एक जनरल एनर्जी बैलेंस करते हैं, क्योंकि इस बैलेंस के दौरान हमको बहुत सारे थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और फिर हम फार्मूला अराइव करेंगे, अचीव करेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम अपना डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक फ्लो सिस्टम है और फ्लो सिस्टम में कोई भी फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है, इंटर हो रहा है यहाँ से और फिर यहाँ से आउट हो रहा है, और उसका इंटरनल एनर्जी एट दिस पॉइंट 1 इज U1। इंटरनल एनर्जी U1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, Z जो है इसका डेटम से हाइट है और U है इसकी वेलोसिटी। तो इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ है इनलेट पे, और फिर वो कुछ हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास हो रहा है या फिर कोई टरबाइन हो रहा है जिससे उस सॉफ्ट वर्क जो है वो उससे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और फिर आउटलेट में ये हो जा रहा है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एसटीडी स्टेट में अगर हम एनर्जी बैलेंस करें और इस पूरे प्रोसेस को हम रिवर्सिबल मान लेते हैं, इंटरनली रिवर्सिबल मान लेते हैं, मतलब कोई भी डिसिपेटिव इफेक्ट्स नहीं है, तो उस केस में अगर हमको एनर्जी बैलेंस करना होगा तो इनलेट पे अगर एनर्जी देखा जाए तो इनलेट पे एनर्जी जो है, ये अगर ये सारे स्पेसिफिक टर्म थे, मतलब पर यूनिट मास था, तो इनलेट पे जो एनर्जी जो इंटर हो रहा है वो क्या होगा, m1u1 प्लस mgz1 मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस pv फ्लो वर्क। अब ये pv फ्लो वर्क क्या है कि जो भी फ्लूइड यहाँ से इंटर कर रहा है ना, तो उसको पीछे का फ्लूइड को मतलब एक तरह से वर्क करना पड़ रहा है फ्लूइड को अंदर घुसाने के लिए। तो वो वर्क क्या होगा, वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर उस फार्मूला से देखा जाए तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा यहाँ पे P1 इंटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एरिया। तो आप देखो यहाँ पे P1 V1 एक टर्म आ जा रहा है, वो इस ये वर्क कर रहा है इसके पीछे वाला जो फ्लूइड है इसको अंदर घुसाने के लिए। उसी तरह आउटपुट पे भी वो या अंदर का फ्लूइड जो है ये वर्क कर रहा है बाहर के फ्लूइड को बाहर करने के लिए। तो ये वर्क भी अगर हमने ये ऐड कर लिया तो ये टोटल एनर्जी यहाँ पे इन हो रही है। फिर इसके अलावा एनर्जी जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान इम्पार्ट हो रही है वो Q अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है इसके अंदर और इससे वर्क लिया जा रहा है, सॉफ्ट वर्क जो है वो WS, तो ये आपका एनर्जी इम्पार्ट किया जा रहा है। उसी तरह आउटलेट में ये हो गया। तो अगर स्टेडी स्टेट प्रोसेस होगा तो एनर्जी तो एक्यूमुलेट नहीं होगा, तो एनर्जी बैलेंस होगा। तो दिस एनर्जी प्लस एनर्जी इम्पार्टेड इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखिए, ये जो एनर्जी है यहाँ पे फिर मैंने पर यूनिट मास पे आ गया। तो पर यूनिट मास अगर हम देखा जाए, स्पेसिफिक एनर्जी की बात किया जाए, तो ये प्लस एनर्जी इम्पार्टेड डिवाइड इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट हो जाएगा। और देखिए U1 और PV, U प्लस PV इजकल टू H होता है, इंथैल्पी होता है, तो इंथैल्पी हो जाएगा U प्लस PV। तो यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं इंथैल्पी को U1 प्लस PV1 के H1, और फिर ये पूरा वही का वही लिख दिया। और फिर अगर मैं H1 को इस साइड राइट साइड ले जाऊँ, मतलब Q और WS को एक साइड रख के राइट साइड ले जाऊँ, तो ये मेरा इक्वेशन आ जाता है। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया और ये इक्वेशन वैलिड है सारे फ्लो प्रोसेसेस में, स्टेडी स्टेट केस में, अगर वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे हम लोग एनर्जी बैलेंस, बर्नौली इक्वेशन भी एक तरह से एनर्जी बैलेंस ही है, तो वो भी इस इक्वेशन से डिराइव हो सकता है। मतलब एक्चुअल जो एनर्जी बैलेंस है ना, वो ये है कि इंथैल्पी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो इक्वल टू होगा हीट एडिशन माइनस वर्क एक्सट्रैक्टेड।
ये यहाँ पे शाफ्ट वर्क लिखा है, शाफ्ट टरबाइन या कंप्रेसर है तो यहाँ पे शाफ्ट वर्क है, और यहाँ पे देखिए मैंने आर लिख दिया रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन और इसकी वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसको मैंने काउंट नहीं किया है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या बर्नौली इक्वेशन भी इसी का एक स्पेशल केस है जो वो भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो इसके बारे में हम अभी बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसको इससे हम अगर हमको कोई भी कंप्रेसर या टरबाइन का वर्क अगर निकालना है तो उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख रखा है। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, और देखिए डी यू इक्वल टू डी, क्यू को हम टी डी एस लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और डब्ल्यू को माइनस पी डी, मतलब डब्ल्यू को पी डी भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये ओनली फॉर क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, फ्लो प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप देखिए, थर्मोडायनामिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये फ्लो प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, जबकि ये एनर्जी बैलेंस क्लोज सिस्टम के लिए, और ये एनर्जी बैलेंस आपका फ्लो सिस्टम के लिए। दोनों में फ़र्क समझिए। हालांकि यहाँ पे W है, W एक्चुअली यहाँ पे बाउंड्री वर्क है और यहाँ पे ये सॉफ्ट वर्क है, तो ये दोनों में फ़र्क समझिए। फ्लो प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन आएगा वो ये आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अनुसार, यानी नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए जो एनर्जी बैलेंस आएगा वो ये आएगा, ठीक है। और इसी को मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हम ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसी तरह H इक्वल टू यू प्लस पी भी ये ऑलवेज वैलिड है, ये भी इक्वेशन ऑलवेज वैलिड है फॉर नॉन फ्लो प्रोसेसेस, लेकिन रिवर्सिबल केस में ये आ गया इक्वेशन। उसी तरह H इक्वल टू यू प्लस पी भी और डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी लिख ही सकते हैं, और फिर डी यू को ये टर्म यहाँ पे रख दिए तो डी एच प्लस टी डी एस प्लस बी डी पी ये आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना जरूरी है कि ये देखिए, ये इक्वेशन मैंने डिराइव किया था नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए और रिवर्सिबल केस के लिए डिराइव किया था। उसी तरह ये इक्वेशन भी मैंने रिवर्सिबल केस के लिए डिराइव किया था, क्योंकि तभी मैं डी यू को ये लिख दिया था। लेकिन जो ये दोनों इक्वेशंस बने ना, इसको प्रॉपर्टी इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि इसके जो सारे टर्म है ना वो स्टेट फंक्शन के टर्म है। मतलब इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर भी स्टेट फंक्शन, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन। इसलिए ये जो इक्वेशन बन के आता है ना, ये इवन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी वैलिड होता है, क्योंकि स्टेट फंक्शन सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, वो प्रोसेस पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो ये दोनों इक्वेशन ना इरिवर्सिबल प्रोसेस और नॉन फ्लो प्रोसेसेस के लिए भी वैलिड हो जाएगा। मतलब क्या, ये इक्वेशन तो हमने डिराइव किया था नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, लेकिन ये ऑलवेज वैलिड होगा कांस्टेंट मास के केस में। तो इसलिए आप यहाँ पे DH की जगह पे मैं TDS प्लस VDP लिख सकता हूँ, जबकि मैंने डिराइव किया है नॉन फ्लो प्रोसेस से और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, लेकिन इवन इरिवर्सिबल केस में भी ये वैलिड होगा और फ्लो प्रोसेस में भी। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, तो DH और Q को लिख दिया TDS, रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए। तो इसको मैं काट दिया ना, तो देखिए वर्क जो है ना, सॉफ्ट वर्क जो आता है वो इंटीग्रल VDP होगा, और अगर मैं टरबाइन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये माइनस VDP होगा, और कंप्रेसर को इम्पार्ट कर रहा हूँ तो प्लस VDP होगा। वो तो हमने साइन कन्वेंशन आ गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको मतलब ध्यान रखने की चीज़ है। देखिए, जो नॉन फ्लो प्रोसेस में ना dW इक्वल टू होता है PdV, इंटीग्रल PdV, जबकि फ्लो प्रोसेसेस में जो सॉफ्ट वर्क आ रहा है वो हो रहा है इंटीग्रल VDP। ये ध्यान रखने की चीज़ है। ये देखिए, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि दो अलग अलग, ये नॉन फ्लो प्रोसेस में आ रहा है, और या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं बाउंड्री वर्क जो आएगा वो ये आएगा, और सॉफ्ट वर्क जो आ रहा है फ्लो प्रोसेसेस में ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमने इक्वेशन डिराइव कर लिया है, ये इक्वेशन मैंने किस केसेस के लिए डिराइव किया है? रिवर्सिबल एंड स्टेडी स्टेट फ्लो प्रोसेसेस के लिए, ठीक है, क्योंकि हमने टाइम का फैक्टर लिया नहीं है। तो अगर हमने ये डिराइव कर लिया है तो हम इजीली अब बता सकते हैं कि क्यों हमें मल्टी स्टेज कंप्रेशन में फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वो हम अभी देख लेते हैं। तो देखिए, इसको हम देखने के लिए हमें पता चल गया है कि जो कंप्रेसर के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, फ्लूइड माने गैस को प्रेशर बढ़ाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो डिपेंड करेगा इंटीग्रल VDP पे, ठीक है। तो अगर हम PV ग्राफ बनाएं और PV ग्राफ बना करके, और हम 3 केसेज ले रहे हैं, 3 केसेज से कंपेयर करेंगे, और तब हमें पता चलेगा कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर के क्यों ज़रूरत पड़ेगी। हम 3 केसेज लेंगे। एक केसेज लेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन, दूसरा केस लेंगे हम आइसोथर्मल कंप्रेशन, और तीसरा केस लेंगे हम पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन।
पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन मतलब एडियाबेटिक में क्या फॉर्मूला वैलिड होगा, पी के पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट, आइडियल गैस का केस ले रहा हूँ। आइसोथर्मल में क्या होगा, पी वी इजकल टू आर टी, ठीक है, एन आर टी। और पॉलीट्रॉपिक के केस में क्या होगा, पी बी के पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट गामा की जगह, जहाँ पे एन जो है वो 1 से बड़ा होगा और गामा से छोटा होगा। ऐसे हम एक केसेस ले रहे हैं। तो ये तीनों ही केस का अगर हम ग्राफ बनाएं, पीबी ग्राफ, तो हमको पता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर केस में पीबी ग्राफ ऐसे बनती है, तो ठीक है। और उसी तरह अगर हमारा ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और ये एडियाबेटिक प्रोसेस, तो हमें पता ही है कि अगर इस 3 तरह का ऐसे ग्राफ हो रहा है, टकरा के जा रहा है, ऐसे बन रहा है, तो ये जो ग्राफ है ना, जो सबसे ज़्यादा स्टीप ग्राफ होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है ना, ये स्लोप जैसे देखा जाए टेन स्लोप जो होगा वो गामा पी बाई वी के बराबर में होगा, और गामा ग्रेटर देन 1 है, तो जिसका जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा वो स्टीप, उतना ज़्यादा वही एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। तो यानी ये प्रोसेस जो है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, यानी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये तीनों ही केसेस में अगर हमको गैस का प्रेशर से ये P1 से P2 तक ले जाना है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रोसेस में आपको सबसे कम वर्क रिक्वायर्ड होगा, तो P1 से हमको P2 तक जाना है, ठीक है। तो अगर मुझे एडियाबेटिक के केस में देखूं, तो एडियाबेटिक के केस में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो एरिया अंडर द कर्व होगा। देखिए वर्क जो होगा, साफ्ट जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कितना है, VdP के बराबर है। तो VdP यानी ये वाला हमको इसके अंदर वाला एरिया लेना पड़ेगा, तो ये पूरा का पूरा एरिया लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एडियाबेटिक केस में हो गया। पॉलीट्रॉपिक के केस में क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, तो ये वाला एरिया है। और जबकि आइसोथर्मल के केस में ये वाला एरिया है, तो ऑब्वियसली देखिए आइसोथर्मल के केस में सबसे कम एरिया यानी सबसे कम वर्क रिक्वायर्ड है, जबकि पॉलीट्रॉपिक केस में उससे ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड है। और एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में, और एडियाबेटिक रिवर्सिबल यानी आइसोइंट्रोपिक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड है, ठीक है, जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे कम वर्क रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई, यहाँ से ये बात समझ में आई कि अगर हमको कंप्रेशन करना है तो जितना ज़्यादा हम कूलिंग करते हुए कंप्रेशन करें, जितना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे, उतना कम हमको वर्क रिक्वायर्ड होगा गैस के कंप्रेशन के लिए। तो यहाँ से अगर मैं कोई कंप्रेसर है और उसमें जैकेट कूलिंग भी लगा दिया, तो जैकेट कूलिंग लगा दिया और टेम्परेचर को हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो हमारा वर्क रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो मल्टी स्टेज कई बार क्या होता है कि जस्ट जैकेट कूलिंग से आप टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये एरिया घटाने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए इवन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब क्या, पूरा एडियाबेटिक नहीं और ना ही पूरा आइसोथर्मल, दैट काइंड ऑफ रियल प्रोसेस ना पूरा एडियाबेटिक होता है ना पूरा आइसोथर्मल होता है। तो उसमें अगर हम चल रहे हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, और यहाँ तक कंप्रेस किया और फिर ठंडा करके वही इनिशियल टेम्परेचर के पास ला दिया, ठीक है। इस ग्राफ को मैं फिर से थोड़ा बनाता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए। तो मतलब अगर मुझे यहाँ से इनिशियल से फाइनल तक जाना था और ये मेरा आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो अगर हमको यहाँ से चलना है ना, तो मैं कंप्रेशन किया यहाँ तक, यहाँ इस प्रेशर तक आया, फिर मैंने ठंडा कर दिया, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर तक आ गया, तो फिर उसके बाद हम फर्दर कंप्रेस करेंगे, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वैसे ही सिमिलर टाइप का कर्व फॉलो होगा। फिर हमने ठंडा कर दिया, यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद हम कंप्रेस किए, तो ऐसे चलेगा। तो आप देख रहे हो इतना अमाउंट जब वर्क है ना आपको कम करना पड़ा, तो इसलिए आपकी इफिशियंसी बढ़ गई। तो आपको क्या समझ में आया कि कोई भी प्रोसेस है अगर हम मल्टी स्टेज में करें, मतलब प्रेशराइज करें और फिर ठंडा करके इनिशियल टेम्परेचर पे ला दें, फिर प्रेशराइज करें और इंटर स्टेज कूलिंग करें कूलर की मदद से, तो हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी क्योंकि वर्क रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्चुअली समझ लिया। अब थोड़ा मैथमेटिकली भी थोड़ा देख लेते हैं। मैथमेटिकली क्या वर्क जो है वो इंटीग्रल VdP होगा, और इंटीग्रल VdP होगा वर्क, तो अगर हमारा PV के पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे रख दिया जाए, एक जस्ट हम लेते हैं PV के पावर गामा इजकल टू P1 V1 के पावर गामा, और यहाँ P1 से P2, और V को अगर मैंने यहाँ पे ये रख दिया P1 बाई PV1, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैंने V के में अदर पुट कर दिया, तो आप कर लेना। और इंटीग्रल जो आता है वर्क जो होगा वो वर्क आता है P1 V1 डिवाइडेड बाई गामा -1 गामा इंटू P2 बाई P1 कि पावर गामा -1 बटे गामा -1, ये वर्क जो है रिक्वायर्ड आता है कंप्रेशन के लिए। ये जस्ट इसको इंटीग्रेट करके आप ला सकते हो, ठीक है।
तो अगर हमारा एक स्टेज से ज़्यादा 2 स्टेज में करना पड़ेगा तो उस केस में हमारा क्या होगा, एक फार्मूला, वर्क जो फर्स्ट स्टेज में होगा वो क्या होगा, P1 V1 गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1, और P2 क्या है, यहाँ पे P1 इनिशियल प्रेशर और P2 मान लीजिए एक कोई दूसरा प्रेशर P स्टार, हम बीच का मतलब यहाँ से P1 से स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने P स्टार तक गए, ठीक है। तो P स्टार बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, और फिर सेकेंड स्टेज के लिए क्या होगा, फिर से इनिशियल स्टेज में ही हम हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं इवन P1 V1 को मैं टेम्परेचर के टर्म में लिख देता हूँ, नहीं तो प्रेशर भी एक वेरिएबल आ जाएगा। P1 V1 को मैं लिख सकता हूँ nRT, ओके ठीक है। तो nRT, यहाँ पे एक और कंसेप्ट थोड़ा मैं और अच्छे से कर दूँ, देखिए PV इजकल टू होता है nRT, ठीक है, और nRT को अगर ऊपर से मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे भी डिवाइड कर दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल मास, तो मास इंटू RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, ये होगा PV, ठीक है। और ये वर्क जो है ना पर यूनिट मास है, ये स्पेसिफिक वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हमें PV की जगह पे लिखना पड़ेगा RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट, मतलब मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो PV को लिखना पड़ेगा RT डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, तो ये क्या बनेगा RT1 गामा डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू मोलिकुलर वेट, ठीक है। ये वर्क पर यूनिट मास की बात कर रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा P स्टार बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, ये। और सेकेंड स्टेज के लिए क्या होगा, फिर से RT1, क्योंकि वही इनिशियल टेम्परेचर ही आ गया, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू मोलिकुलर वेट, और क्या होगा फिर से P2 डिवाइड बाई P स्टार की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1, ये हमारा टोटल वर्क जो हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर नंबर ऑफ स्टेजेस, मान लीजिए आप 4 स्टेज में कर रहे हैं, 5 स्टेज में कर रहे हैं, तो आप सबको अगर ऐड करते जाओगे और आप इसको मिनिमाइज करने, आप देखना चाहोगे कि क्या कंप्रेशन रेशियो रखें कि ये हमारा वर्क रिक्वायरमेंट जो है सबसे मिनिमम हो जाएगा, तो आप जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपका पता है क्या आएगा, ये आएगा कि अगर सभी स्टेज में कंप्रेशन रेशियो सेम रहा ना तो वो वर्क रिक्वायरमेंट सबसे कम आएगा। तो इसका मतलब क्या है, P स्टार बाई P1 इज इक्वल टू P2 बाई P स्टार और इज इक्वल टू R। कंप्रेशन रेशियो अगर सेम रखा जाएगा ना तो वर्क सेम आएगा, और अगर कंप्रेशन रेशियो सेम कर दिया तो इसकी जगह पे R गामा का पावर माइनस 1 बाई गामा, इसी तरह ये R हो जाएगा गामा माइनस 1 बाई। तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो, कंप्रेशन रेशियो का जो फॉर्मूला RT गामा माइनस 1 इंटू मोलिकुलर वेट, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R गामा के पावर माइनस 1, एक स्टेज दूसरा स्टेज जितना भी है ये सभी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो nR गामा के पावर माइनस 1 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ये n आपका बाहर आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ स्टेजेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि हर एक स्टेज में अगर सेम कंप्रेशन रखेंगे तो कंप्रेसर के द्वारा वर्क रिक्वायरमेंट सबसे कम हो जाएगा और इफिशियंसीज बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।